हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 2 में 10वां यह प्रैक्टिस सेट है और यह प्रश्न जो इसमें होंगे यह सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड प्रश्न होंगे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस से रिलेटेड प्रश्नों का यह सेट है। हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि किसने पुणे में आर्य महिला सभा का गठन किया था। पुणे में आर्य महिला सभा का गठन पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा हुआ था, प्रभु चेम्सफोर्ड के द्वारा, एनी बेसेंट या स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि पुणे में आर्य महिला सभा का जो गठन किया गया है उसका श्रेय जाता है पंडित रामाबाई सरस्वती को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष में था। मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, यह 1909 ईस्वी में हुआ है या 1907 ईस्वी में हुआ है या 1906 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है, हम सभी जानते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था वो 1909 में आया था, यानी 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, तो इसलिए प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, चूँकि इससे पहले जो गवर्नर हुआ करते थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए। लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कैनिंग थे या विलियम बेंटिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा तीसरा नंबर सवाल का, वह कौन होगा, वह होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। उससे पहले जो हुए हैं रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, ये सभी बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और बंगाल से शासन चलता था। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना कब्जा बढ़ाते हुए पूरे भारत पर अपने शासन स्थापित कर लिया था और भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर। चौथा नंबर सवाल है कि विश्वविद्यालय के अनुसार किस ये विधेयक के अनुसार जो है विश्वविद्यालय के अनुसार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए गए थे। यह हंटर कमीशन का रिपोर्ट था या थॉमस रिपोर्ट था या फिर वुड्स डिस्पैच के अनुसार जो है ये कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो चौथा नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी वुड्स डिस्पैच के अनुसार जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में वुड्स ये किया गया था विश्वविद्यालय की स्थापना। और वुड्स डिस्पैच आया कब था, तो यह 1854 में आया था और उस वक्त यहाँ के गवर्नर जनरल या वाइस राय के रूप में कौन कार्य कर रहे थे, तो वह लॉर्ड डलहौजी कर रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति के लिए भी जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में कौन राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। भारत के राष्ट्रवाद का पिता के रूप में जो है राजा राम मोहन राय को जानते हैं या फिर बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं या महात्मा गांधी को जानते हैं या फिर दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। जी, इस प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं कौन, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण कौन सा था। भारत छोड़ो जो आंदोलन कब चला है, तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 1942 ये दोनों ऑप्शंस में रहते हैं। तो अगर 9 अगस्त रहे तो आप 9 अगस्त को टिक कीजिए या 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9 अगस्त को सभी बड़े नेता, शीर्ष नेता जो थे जैसे गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सारे लोगों को कैद कर लिया गया था। इससे एक और प्रश्न बनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, तो वो गांधी जी को कैद करके इस आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में रखा गया था। छठा नंबर सवाल है कि इसका तत्कालीन कारण कौन सा था, तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा
जो तत्कालीन कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का, वह था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और ये आंदोलन जो है मजबूती पकड़ा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसने जोरदार चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन के वापस का विरोध नहीं किया। चौरा चौरी घटना जब हुई तो चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी घटना जो है 1922 में हुआ। उस वक्त गांधी जी देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी जो है चौरा चौरी कांड के बाद ये आंदोलन को स्थगित कर दिया और ये आंदोलन वापस ले लिए थे। तो इसका सारे लोगों ने विरोध किया था, खासकर कांग्रेस के ही लोगों ने जो है इस आंदोलन का विरोध किया था। तो इसमें कौन थे जो गांधी जी के सपोर्ट में थे? चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। एक थाने में जो है बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। तो इसमें विरोध कौन नहीं कर रहे थे? तो विरोध नहीं कर रहे थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू विरोध में थे, जवाहरलाल नेहरू विरोध नहीं कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, तो वो विरोध नहीं कर रहे थे। और मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर के इसके विरुद्ध में जो है एक अलग अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी के नाम से 1923 में, क्योंकि वो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने के विरोधी थे, इसीलिए उन लोगों ने एक अलग से पार्टी तक बनाई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें कालानुक्रम के अनुसार कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई है, फिर सबसे अंत में घटना कौन सी घटित हुई है। तो 8वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है अगस्त प्रस्ताव, पूना की संधि और फिर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे जो पहला है इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का, कि सबसे पहले पूना की संधि है जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ है, फिर अगस्त प्रस्ताव है, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो इस तरह 2, 1, 3 ये अगस्त प्रस्ताव सबसे अंत में आता है। पूना संधि होती है उसके अगले ही साल, बल्कि 1932 में ही लास्ट दिसंबर में ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव है। तो 2, 3, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वायस राय के साथ इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े हैं। कौन से वायस राय जो है वह इल्बर्ट बिल विवाद के साथ जुड़े हैं? वह लॉर्ड कर्जन जुड़े हैं या लॉर्ड रिपन हैं या फिर लॉर्ड हार्डिंग हैं? इनमें से किस वायस राय के जो है वह इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े हैं? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो रहा है वो प्रेस की स्वतंत्रता से रहा है। भारतीय मीडिया को जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो न्यायालय से संबंधित रहा है कि इसमें जो है भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध केस की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। और यह विवाद इतना घिर गया कि उस वक्त जो वायसराय के रूप में यहाँ कार्यरत थे उनको इस्तीफा तक देना पड़ा था। 1880 से 84 तक का जो है इनका शासनकाल था, लेकिन उन्हें बीच में ही लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि इल्बर्ट बिल के कारण जो है उनका जोरदार विरोध हो रहा था। और इल्बर्ट बिल के तहत जो है ये क्या किए थे कि इन्होंने एक ये दे दिया था कि जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी केस की सुनवाई कर सकते हैं। और इसी कारण जो है इसका विरोध हुआ और लोगों इनको इस्तीफा तक देना पड़ा था अपने ये से पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बलवंत राय मेहता की जो पंचायती राज स्थानीय सरकार की अवधारणा के अग्रदूत एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में कौन रहे हैं? बलवंत राय मेहता समिति जो है गठित किया गया था पंचायती राज को लेकर के, और वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो जो बलवंत राय मेहता थे वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। अर्थात 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि वह गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था, या फिर अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, या निम्न में से कोई नहीं? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में हुआ है। यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि इंडियन
नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 ईस्वी में। एओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक हैं, और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और इसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता रहा है, तो उसकी जो ये है प्रथम महिला अध्यक्ष है वह कौन हुई है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट को जाना जाता है। और अगर प्रथम भारतीय महिला की बात आवे, इंडियन वुमेन, भारतीय महिला, तो वह है सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अगला है कि भारत के अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का जो मुख्य श्रेय है वह किसको दिया जा सकता है? वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, या वारेन हेस्टिंग को, या फिर लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड विलियम बेंटिक को? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 13वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत के अंग्रेजी राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा के लेखक कौन है? ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, या हसरत मोहानी ने, या फिर अबुल कलाम आज़ाद, या मोहम्मद इकबाल? तो ये हम सभी जानते हैं कि यह जो लिखा गया है यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है उत्तर वैदिक काल को लेकर के? कि पुरोहितों की महत्ता बढ़ गई थी, क्षत्रियों का सम्मान बढ़ गया, दहेज प्रथा नहीं थी, यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। कौन सी कथन इसमें गलत है 15वां नंबर सवाल में? तो सबसे जो इसका सही जवाब होगा 15वां नंबर सवाल का वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दहेज प्रथा नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रणेता थे। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? यह महर्षि पाराशर है, कनाद है, गौतम है, या फिर पतंजलि हैं? तो इसका जो सबसे सही जवाब है वह है योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वेद में सूक्तों और मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है, उसमें कितने सूक्त हैं और कितने मंडल हैं? तो जो सूक्तों की संख्या है 1028 है, और मंडल जो बताई जाती है वो 10 मंडल में ऋग्वेद को विभक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब है। 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ है। सी है कि क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन है वो सभी सही उत्तर ही है कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टान की प्रधानता होती है। सियाल यानी सिलिकन और एल्युमिनियम। सीमा का निर्माण यानी सिलिकन और मैग्नीशियम का निर्माण जो है बेसाल्ट एवं ग्रैब्रो जैसी चट्टान से हुआ है। और क्रोड में निके यानी नीफेर रहता है, निकेल और फेरस जैसे तत्व की प्रधानता होती है। 19वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अगर हम लोग पृथ्वी के केंद्र में यहाँ सेंटर की बात करें तो यहाँ कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट? तो 19वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी कि निकेल जो है वह चुंबक के ये पदार्थ जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। आगे है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और डी है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो 20वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर है। अगला है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा किस रेखा को कहते हैं? तो यह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी अक्षांश है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी साउथ लॉन्गिट्यूड जो है 23.5 डिग्री का,
उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यह किस देश से होकर के नहीं गुजरता है? 21वां नंबर सवाल का सही जवाब जो होगा वह दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिलीपींस, तो वह फिलीपींस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। आगे है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा मकर रेखा का उल्टा है, 23.5 डिग्री वो दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर के 23.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन, इसमें से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है वो हमारे पड़ोसी देश जो उत्तर में स्थित है नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है। 23वां नंबर सवाल है कि विश्व की 2.4% क्षेत्रफल में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण होता है? भारत की, चूँकि विश्व की 2.4% क्षेत्रफल भारत का है, तो इसमें विश्व की कितने प्रतिशत आबादी का जो है वो पोषण होता है? यह प्रश्न जो है यह प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि 17.5% का जो है ये यहाँ पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। तो झांसी शहर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित ना है, बल्कि झांसी शहर कहाँ स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि जो सही युग्म नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत में जो क्षेत्रफल के हिसाब से बंटवारा किया गया है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है, और बिहार की जो स्थिति है वो बिहार 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो राजस्थान 1 नंबर पर आएगा, तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वो पहले पे आएगा। राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर वह है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो राज्य है वह महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब जो होगा 25वां नंबर प्रश्न का 25वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, सबसे 1 नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर जो जाना जाएगा वह मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो जाना जाएगा तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है, 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे नामचा बरवा के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और यह वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है पर्वतीय दर्रा और दूसरा है राज्य। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है माना दर्रा, ये जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद है जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा है तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में स्थित है। उद्गम भी भारत में ही स्थित है और उसका मुहाना यानी जहाँ पर वो नदी समंदर में या दूसरे अन्य नदियों में मिलती है वो भी जो है भारत में ही स्थित है। उस हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ये गंगोत्री से बहते हुए आती है। तो ये दो अलग अलग नदियाँ जो है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा नाम की नदी से बहते हुए आकर के संयुक्त धारा जो है यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिल करके आगे बहती हैं। तो 28वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, यानी इस हिसाब से जो भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाएगा वह गोदावरी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान
के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? संविधान के भाग 1 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, या भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, या फिर भाग 3 में मिलता है, या भाग 4 में मिलता है? तो भाग 1 में जो है वो राज्य के बारे में है। भाग 2 से हमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है, जो कहाँ से है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ये 1 से 4 तक है। भाग 3 में जो हमें मिलता है वो मौलिक अधिकार का मिलता है, जो 12 से 35 तक है। और भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक के बारे में जानकारी मिलता है, जो 36 से 51 तक है। और भाग 4 के क या ए में ही जोड़ा गया है 51 क का अनुच्छेद जो है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग उसे जानते हैं मूल कर्तव्य के नाम से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार, राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ कहाँ से कौन लिए गए हैं? तो इसको हम लोग को क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित कैसे होगा? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यह अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, ऑप्शन पहला ए का चौथा होगा। उसके बाद जो है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, बी का तीसरा होगा। उसके बाद है फिर कि मंत्रिमंडलीय सरकार यह ब्रिटिश संविधान से है, और केंद्र राज्य संबंध जो है यह कनाडा से है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो सबसे सही जवाब है 30वां नंबर सवाल का, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित किया गया तो उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे तथा कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कि उस समय 395 अनुच्छेद थे और फिर 8 अनुसूचियां थी। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यह अनुच्छेद पहला में है, अनुच्छेद दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि यह सबसे पहले अनुच्छेद पहला में ही इसका जिक्र किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। 33वां नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद हम अभी जस्ट पीछे चर्चा किए हैं कि राज्य के संबंधित जो बातें हैं वो 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता के संबंधी है। अनुच्छेद 5 से 11 का किसके संबंधित है? नागरिकता के है। 12 से 35 जो है यह मौलिक अधिकार के है, यानी फंडामेंटल राइट्स के हैं। और 31 से 35 जो है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में इसमें बताया गया। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। और 51 के ए में जो है जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 52 के तहत बात कही गई है, अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 55 है, या फिर अनुच्छेद 57 है? तो इसका जो सबसे सही जवाब है 34वां नंबर सवाल का कि ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 57 के तहत यह बात कही गई है। अगला है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 3 से 46, 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या 37 से 52? तो अभी इस पर लगातार तीसरी बार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा किया गया है। इस प्रकार आज हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट में इतिहास, भूगोल और नागरिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट किए हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब चलते चलते आप लोग एक बार वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, तथा साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लिंक दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग, सभी साथी जो है इसका बेहतर फ़ायदा उठा सके, सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सके। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।